आज के इस क्लास में सभी का स्वागत है। मेरे हाथ में देखिए, यह एनसीईआरटी की बुक है और यह इतिहास यानी हिस्ट्री की बुक है। और यहाँ पर लिखा है क्लासिक्स कक्षा 6 की ये पाठ्य पुस्तक है, इतिहास की एनसीईआरटी। यहाँ पर लिखा है हमारे अतीत पार्ट 1, इंग्लिश में इसको लिखा रहता है आवर पास्ट पार्ट 1। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसका आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वह 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर। इसका ये अर्थ हुआ कि 3 चैप्टर ऑलरेडी बन चुके हैं और उसका वीडियो भी अपलोड हो गया है और इसके लिंक में सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो आप सभी को देखते रहिए, क्लास के साथ बने रहिए। अब आइए बिना कोई समय गवाए मैं टॉपिक पाता हूँ। फिर से देखिए, सब्जेक्ट आज का है एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी इतिहास, क्लासिक्स यानी कि कक्षा 6, चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 और पार्ट 2 यानी कि भाग 2, इसी की चर्चा कर रहे हैं। और ये जो पुस्तक है इसका शीर्षक है मतलब कि ये जो चैप्टर है जो चैप्टर 4 है या अध्याय 4 है, इसका जो शीर्षक है वह है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इंग्लिश में इसको लिखा है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो यही है आज हम जो चर्चा करेंगे वह 2 चीजों पर चर्चा करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, आप इसके साथ बने रहिए। और आज मैं चर्चा करूंगा पहले संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। इस पुस्तक में लिखा है, इस किताब में लिखा है, इसके पेज नंबर 34 में, पृष्ठ संख्या 34 में को आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। और दूसरा इसमें हम चर्चा करेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इसके पार्ट 1 में ऋग्वेद का बड़ी सुंदर चर्चा हुई है, आप जरूर उसे देखिएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर इतिहासकार ऋग्वेद का स्टडी कैसे करते हैं, अध्ययन कैसे करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी संदर्भ में इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी कही गई है जो ऋग्वेद के सूक्त में यानी कि श्लोक में आई है, और वह कहानी है विश्वामित्र और नदियों के बारे में। और विश्वामित्र और नदियों के बारे में क्या चर्चा हो रही है, ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ, ये बात मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास बुक है तो उसका चैप्टर 4 ओपन कर लीजिए और पेज संख्या 34 पर आ जाइए। और अगर आपके पास बुक या कोई साधन नहीं है तो बस आप मेरी हर बातों को आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक शब्द भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। हर शब्दों को, हर वर्ड को और हर सेंटेंस को यानी वाक्य को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और जरूरत पड़ती है तो कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। साथ ही साथ ये हमारा प्रयास होता है कि चूंकि ये एनसीईआरटी के कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो सभी के लिए ये कारगर हो, इसलिए जहाँ जरूरत होगी मैं इंग्लिश वर्ड भी बोल दिया करूँगा। और अंततः आपको कंसेप्ट को समझना है, तो आप मेरी बातों पर ध्यान से सुनिए। अब आइए संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है और ये टॉपिक लिख दिया है संस्कृत और अन्य भाषाएं, ये सब टॉपिक है और इसी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो सबसे पहली तो आपको जो पॉइंट है आप यहाँ पर लिखिए संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है। अब ये संस्कृत भाषा किससे जुड़ी हुई है, यह देखिए इंडो यूरोपियन से जुड़ी हुई है, क्योंकि फोनेटिक साइंस में जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, वो किसी न किसी फैमिली से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ है। और ये फोनेटिक साइंस वाले यानी भाषा विज्ञान वाले इसका अध्ययन करके ये चीज शोध करके रिसर्च करके बताए हैं। और कैसे बताते हैं, क्योंकि फैमिली का मतलब क्या हुआ कि अगर फैमिली का कोई सदस्य है तो उस फैमिली के कुछ फंडामेंटल कुछ पहचान होते होंगे, गुण होते होंगे, और वो सभी सदस्य में मिल जाते हैं। इससे लगता है कि यह व्यक्ति जो है इस परिवार का जुड़ा हुआ है।
तो इसी तरीके से आप देख लीजिए कि जो संस्कृत भाषा है वह भारोपीय परिवार का है। भारोपीय, भारोपीय, इसका जो फैमिली है भारोपीय, ये भारोपीय है, या इसी को भारत यूरोपीय बोला जाता है। भारत यूरोपीय, भारत यूरोपीय लिख लीजिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार, भाषा परिवार यानी कि हर भाषा का एक परिवार है। तो ये जो संस्कृत भाषा है वह भारत यूरोपीय भाषा परिवार का सदस्य है या हिस्सा है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन ये फैमिली है, ठीक है, इंडो यूरोपियन। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है कि संस्कृत जो भाषा है इसका संबंध है भारत यूरोपीय भाषा परिवार से, यानी कि इंडियन यूरोपियन फैमिली से इसका ताल्लुकात होता है। भारत की कई भाषाएं देख लीजिए, जैसे क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के साथ अन्य भाषाएं भी हैं, तो अब आ जाइए भारत की कई भाषाएं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत की कई भाषाएं, भारत की कई भाषाएं, ठीक है ना, भारत की कई भाषाएं। और कई भाषाएं में क्या क्या है देखिए, असमिया है, असमिया, असमीज भाषा जो है असमिया, या फिर देखिए इसमें लिखा है गुजराती, गुजराती जो भाषा है जो गुजरात में बोली जाती है, या गुजराती लोग जहाँ जाते हैं इस भाषा को बोलते हैं। फिर देखिए हिंदी जो भाषा है, जिस भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से देखिए कश्मीरी भाषा है, कश्मीरी, ये कश्मीर के लोग बोलते हैं कश्मीरी भाषा। और देखिए सिंधी भाषा है, देखिए फिर सिंधी भाषा है, सिंध प्रांत के लोग बोलते हैं, सिंध प्रांत के लोग, सिंध अभी पाकिस्तान में है, सिंध यह एक नदी है सिंधु नदी, उसके नाम पर ये सिंध प्रांत का नाम पड़ा है। तो ये देखिए सिंध जो भाषा है या सिंधी भाषा है, यहाँ के लोग बोलते हैं। और देखिए एशियाई भाषाएं कुछ हैं, देख लीजिए, इसके साथ साथ देख लीजिए एशियाई भाषाएं, एशियाई भाषाएं, एशियाई भाषाएं। अब एशियाई भाषाएं में क्या क्या भैया, इसको भी आप देख लीजिए। एशियाई भाषाएं में देख लीजिए जैसे फारसी है, फारसी को हम पर्शियन बोलते हैं, तो फारसी अंग्रेजी में लिख लीजिए पर्शियन, पर्शियन, ये एशियाई भाषा है। क्योंकि फारस जो है, फारस यानी आज का कौन सा देश है, फारस जो है वो पर्शियन जो है आज का ये ईरान है। तो ये पर्शियन जो भाषा है या फारसी जो भाषा है। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए यूरोप की बहुत सी भाषाएं, ठीक है, देखिए यूरोप की बहुत सी भाषाएं, यूरोप की, यहाँ से लिख लीजिए यूरोप की बहुत भाषाएं। यूरोप की बहुत भाषाएं में क्या क्या है देखिए भाई, यूरोप की बहुत भाषाएं, इसमें नोट कर लीजिए। यूरोप की बहुत भाषाएं में अंग्रेजी है, इंग्लिश, अंग्रेजी। इसी के साथ साथ देख लीजिए फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो भाषा है यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो है, जर्मन, जर्मनी का भाषा जर्मन है। फिर इसी तरह से देखिए यूनानी, यूनानी यानी ग्रीक भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी, यूनानी, यूनान ग्रीक को कहते हैं। इतालवी, इटली की भाषा, इतालवी, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए स्पेनिश, स्पेनिश, ये देखिए स्पेनिश, स्पेन की भाषा, तो नाम से आपको पता चल रहा आ, ये जो भाषाएं हैं आदि, ये सभी भाषाएं जो हैं वह आपको ये इंडो यूरोपियन भाषा में आती है, ठीक है। इंडो यूरोपियन भाषा में संस्कृत तो आती ही है, साथ ही साथ भारत की कई अन्य भाषाएं भी हैं जो इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसमें असमिया है, गुजराती भाषा है, ठीक है ना, यहाँ गुजराती लिख लीजिए, मैं गुजराती लिख दिया हूँ। हिंदी, कश्मीरी भाषा जो है, सिंधी भाषा जो है जो सिंध प्रांत की है, तो सिंधी लिख लीजिए। और
एशियाई भाषाएं में जैसे फारसी है, इसी तरह से यूरोप की बहुत सारे भाषाएं जिसमें अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, यूनानी है, इतालवी है, स्पेनिश है, और इसके आगे भी बहुत भाषाएं हैं। तो ये सभी भाषाएं जो हैं वो इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिसे भारतीय भाषा कहते हैं। जितना तो आपको समझ में आ गया है। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई संस्कृत है, फिर आपका असमिया भाषा है, फिर आपका गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, फिर फारसी भाषा है, फिर अंग्रेजी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, जर्मन है, यूनानी है, इतालवी है, स्पेनिश है, ये सब एक ही भाषा परिवार की है। जी हाँ, ये एक ही भाषा परिवार की भाषा है और वह है इंडो यूरोपियन फैमिली, या इसी को भारत आपको यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, या एक साथ मिलाकर भारतीय भाषा परिवार कहा जाता है। इसी की है। और कैसे हैं? इसलिए कि इनके जो कई शब्द इन भाषाओं में मिलेंगे जो एक जैसे हैं, और इसलिए पता चलता है कि ये इनका कोई संबंध आपस में है और यह एक परिवार बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके जिससे आपके मन में होता है कि भैया ये तो बात आप तो बता रहे हैं, एक उदाहरण देके दिखाइए कि कैसे मैं समझूं कि अंग्रेजी और संस्कृत एक ही भाषा परिवार का है या हिंदी एक ही भाषा परिवार का है। आइए आपने देखिए यह उदाहरण दिया है, क्या है? एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण तो अंग्रेजी जनरल करते हैं आप। एग्जाम्पल क्या है भैया? सिंपल शब्द लिखिए, वही शब्द दूसरा शब्द मत लिखिए। वो सबसे पहला शब्द जो कोई व्यक्ति जन्म लेने देकर बोलता है, और क्या शब्द है? माँ, मदर। तो ये जो माँ शब्द है, मदर जो शब्द है, जो मातृ शब्द है, इस पर थोड़ा गौर किया जाए। देखिए यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले देखिए मातृ शब्द संस्कृत में कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माँ को ही मातृ कहा जाता है। संस्कृत में मातृ शब्द बोला जाता है नहीं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ। हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ। ये हिंदी में बोला जाता है, तो हिंदी में माँ बोला जाता है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मदर। क्या बोलते हैं? मदर। MOTHER, मदर बोलते हैं ना। ये है इंग्लिश में, अंग्रेजी। खुद देखिए कि सभी में आपको साम्यता दिखती है। लगता है कि मातृ से ही माँ बन गया, ठीक है ना। त्रि शब्द हटता है, माँ जुट जाता है, उस पर चंद्रबिंदु आ जाता है, और इसी में देखिए फिर मदर हो जाता है। तो माँ सब में म का यहाँ पर बाहुल्य है और म शब्द दिखता है। तो मातृ, माँ, मदर। मातृ संस्कृत, मदर अंग्रेजी, माँ हिंदी। ये भाषा बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है। और इससे ये, और यही नहीं, ऐसे कई शब्द मिलते हैं जो एक जैसे हैं। संस्कृत में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, या कई ऐसे शब्द आ जाएंगे जो फ्रांसीसी में भी बोले जाते हैं और दूसरे भाषा में भी बोले, जर्मन में भी। तो इसलिए यह एक भाषा परिवार है, और वो भाषा परिवार है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। अब आइए, अब एक और बात देखिए कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। ये जो उपमहाद्वीप है साउथ एशिया की, ठीक है ना, इसमें दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब ये नहीं कि जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या साउथ एशिया की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, उसमें सिर्फ इंडो यूरोपियन फैमिली की ही भाषा बोली जाती है, यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार की ही भाषा बोली जाती है। ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर कुछ अन्य भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। आइए तो उस पर हम चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने संस्कृत भाषा के बारे में समझा, और सबसे पहले आपने ये समझा कि संस्कृत भाषा की अपना एक परिवार है, भाषा परिवार। उस भाषा परिवार का नाम है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, और इसी को भारतीय भाषा परिवार कहा जाता है। फिर हमने देखा, कह रहे भाई इस भाषा परिवार का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है,
इसमें तो सिंधी है, गुजराती है, हिंदी है, साथ ही साथ जर्मन है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच, पर्शियन भाषा है, ठीक है। तो बहुत इसका यूनानी भाषा है, ये सब मिलकर एक भाषा परिवार बनाते हैं जिन्हें हम भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। फिर यहाँ पर हमने बताया कि क्यों कहते हैं, क्योंकि कई शब्द इसमें एक जैसे मिलते हैं। और इसमें देख लीजिए कि इसमें जैसे मदर शब्द को लिया गया, माँ हिंदी में, मातृ संस्कृत में, नहीं मातृ देवो भव पढ़े है ना, पितृ देवो भव संस्कृत में वाक्य है। तो अतिथि देवो भव, तो मातृ देवो भव, मातृ शब्द मातृभूमि हम बोलते हैं, तो मातृभूमि मातृ शब्द यानी कि ये संस्कृत शब्द है, तो इसीलिए और मदर अंग्रेजी शब्द है, माँ हिंदी शब्द है, और सब एक जैसा लिखते हैं। ऐसे कई शब्द मिल जाएंगे जिनमें एक जैसा लगेगा कि किसी एक ही परिवार के हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई आपके इसमें मिल जाते हैं, जो ये भारतीय उपमहाद्वीप की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें और भी भाषा परिवार के भाषाएं मिलती हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में, ठीक है, तिब्बतन बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। अब यहाँ पर भारत में जो ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें देखिए जो पूर्वोत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर प्रदेश का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट, नहीं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें आपका देखिए ये सब नॉर्थ ईस्ट रीजन है, देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसमें असम है, सिक्किम है, भूटान है, ये सब नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो इस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो तिब्बतो बर्मन परिवार की भाषा बोली जाती है। कौन भाषा बोली जाती है यहाँ पर, देखिए लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर देगा ये, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। तिब्बतो बर्मन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं तिब्बत बर्मा परिवार, तिब्बत बर्मा परिवार, ठीक है। इस फैमिली की लैंग्वेज, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट में आप भारत के चले जाएंगे, भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश में जाएंगे या भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो वहाँ की जो भाषा है वो तिब्बत और बर्मा परिवार से जुड़ी हुई भाषा है। बर्मा को ही आजकल म्यांमार कहते हैं, तो यहाँ से जुड़ी हुई भाषा बोली जाती है। इसी तरह से देख लीजिए कि जो एक और भाषा बोली जाती है, यहाँ पर देखिए कि अभी ये भाषा तो हो गया है, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए तेलुगु, तेलुगु जो भाषा है, साथ ही साथ देख लीजिए कि तमिल भाषा है, तमिलनाडु बोला जाता है तमिल। फिर ये देख लीजिए कन्नड़ जो भाषा है, यानी कि साउथ इंडिया की जो भाषा है कन्नड़, दक्षिण भारत की कन्नड़ जो भाषा है, मलयालम जो भाषा है, मलयालम, ये सभी आपको द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। किसकी है, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, इसको द्रविडियन ये लैंग्वेज फैमिली कहा जाता है। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये इंडो यूरोपियन की नहीं है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि जो झारखंड है आपका, झारखंड रांची जो उसकी राजधानी है, तो झारखंड या मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से जुड़ी हुई है। अब देखिए एक और आपको नोट कर लीजिए, बस यही इसका लास्ट है, यही नोट कर लीजिए। और इसमें आप देख लीजिए कि ये झारखंड, यहाँ पर मैं भाषा परिवार लिख देता हूँ, ऑस्ट्रो या ऑस्ट्रेलियन लिख लीजिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, इसी को इंग्लिश में लिख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली लिख लीजिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक
एशियाटिक यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की भी भाषाएं बोली जाती हैं। और वो कहाँ बोली जाती हैं? झारखंड। झारखंड भारत का एक राज्य है, ठीक है। और फिर देखिए इसी के साथ साथ मध्य भारत, झारखंड एवं मध्य भारत। तो कितनी आसान है कि ये हमने यहाँ पर कई भाषा परिवार की चर्चा किया। सबसे पहला तो हमने आपको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की चर्चा किया, मतलब कि भारत यूरोपियन भाषा परिवार की या भारतीय भाषा परिवार की चर्चा किया। उसमें देखिए कि संस्कृत है, साथ ही साथ आपने देखा कि हिंदी है, अंग्रेजी है, पर्शियन हमने लिखवा दिया है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हमने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, तो देखिए जो नॉर्थ ईस्ट प्रांत है, यहाँ पर आपको तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है, यानी कि तिबेटो बर्मन फैमिली की भाषा बोली जाती है। फिर देखिए जो भारत का ये देखिए दक्षिण भारत है, देखिए ये जो दक्षिण भारत है, दिखाई दे रहा है ना, ये दक्षिण भारत है। इसमें तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। इन सब जगहों पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा बोली जाती है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषा है। तो ये सब द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। साथ ही साथ भारत का जो झारखंड है, देखिए ये झारखंड है। और साथ ही साथ देख लीजिए कि जो मध्य भारत है, देखिए जो मध्य भारत है, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो ऑस्ट्रो आपको और एशियाटिक फैमिली की भाषा बोली जाती है। तो ये भाषा परिवार पर आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे समझ लीजिएगा। फिर आपको इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और बहुत ही आपको ये फायदेमंद है। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लाभान्वित हो। भाई हम तो भारतीय हैं, और हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात सोचते हैं। तो हम अपना भी भला चाहते हैं और दूसरों की भी भला चाहते हैं। इसलिए खुद सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अन्य को भी सब्सक्राइब कीजिए। यह जो पढ़ाई हो रही है यह क्लास 6 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी बच्चे प्रतियोगी क्लास में हैं, परीक्षाएं देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए तो यह ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। इसलिए इसे आप बहुत गौर से सुनिए। भाषा परिवार से बहुत क्वेश्चन आती हैं, पूछा जाएगा, आप बता दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में कि जो आपको किसी तरीके से पूछ दिया जाए कि यह जो पर्शियन जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप बताएंगे कि ये भारतीय है। ऑप्शन देगा भारतीय दे दिया जाएगा, या आपको इंडो यूरोपियन दे दिया जाएगा, तिबेटो बर्मन फैमिली दे दिया जाएगा, द्रविडियन फैमिली दे दिया जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली दे दिया जाएगा। अगर आपको जानकारी है तो आप सही आंसर दे दीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और ये अगर इसको आप पढ़ लिए हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, और नहीं अगर जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।